हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक विधवा की कहानी होती है। एक विधवा लड़की होती है। औरत तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि कहानी में लड़की की उम्र जो है महज 15 साल होती है। 15 साल की उम्र में ही वो विधवा हो जाती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं। वो पागल भी हो जाती है। पागल होने के कारण जो है लोगों का सताना, और उस लड़की को किसी से प्यार भी हो गया था, और एक जमींदार था, बहुत धनी व्यक्ति का बेटा था वो। जब उस लड़का ने इसे प्रपोज किया, उसे प्यार का इजहार किया, तब वो लड़की जो है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो भाग नहीं पाई। वजह जो थी, उस लड़के के माँ ने उसके घर में कैद कर लिया था। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा ये कहानी कहाँ का है और किसने भेजा है। मैं आपको बता दूं, ये कहानी मुझे भेजा है साजिया जी ने। साजिया जी कहती है, जो आप लोगों का कहानी बताते हो, तो मेरे पास एक कहानी है, आप इस कहानी को पढ़ो। तो उन्होंने पूरी कहानी मुझे भेजा है, तो मैं पूरा पढ़ने के बाद इस कहानी को आज आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप देखते हो, जिस भी वीडियो आप मेरा चैनल पे आप देखते हो, तो उस वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो चलिए जानते हैं। आज कहानी जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर में एक लड़की होती है। लड़की का नाम जो होता है सारला। सारला की उम्र सिर्फ 7 साल थी, जैसे कि सुनने को मिलता था पहले ज़माने में। लेकिन अभी भी कुछ इलाका ऐसा भी है जहाँ पे बचपन में ही शादी करवा दी जाती है। सारला की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होता है। 7 साल की उम्र में उसकी शादी किसी के साथ करवा दी गई थी। अब वो छोटी सी बच्ची थी, उसे क्या पता थी। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद सारला की जिस लड़का के साथ शादी करवाया था घर वाले ने, उस लड़के का कुछ कारणवश, यानी कुछ बीमारी के वजह से लड़के का मौत हो जाता है। तब तक सारला की उम्र जो है 13 साल हो जाती है। अब 13 साल की उम्र में एक लड़की विधवा हो जाती है। कहीं ना कहीं विधवा को उस इलाका में, जिस इलाका का ये पूरा घटना है, बहुत अपशगुन माना जाता है। लोग मानते हैं जो, और ख़ास करके लड़के के घर वाले का कहना है, जो इस लड़की के वजह से मेरे बेटे का मौत हुआ, कहीं ना कहीं जिम्मेदार उस लड़की को ही बनाया जा रहा था। तो वजह ये हुई, लड़की को घर से निकाल दिया जाता है। अब लड़की अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद मायके वाले भी, इस लड़की के परिवार, माँ बाप से लेके भाई बहन, सब लोग उसे ताना देते थे। और ख़ास करके लड़की के माँ बाप ये भी कहते थे, एक माँ बाप होकर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कैसे कैसे लोग रहता है इस दुनिया में। तो उस माँ बाप का कहना है, बेटा अगर तू इस घर में रहेगा तो तेरी जो बाकी बहनें हैं, भाई है, इन लोग के ऊपर दिक्कतें आएगी, इन लोगों का शादी में दिक्कतें आएगी। अगर तू इन लोगों का भला चाहता है तो इस घर को छोड़ दे। अब एक 13 साल की लड़की कहाँ जाएगी। तभी जो है आए दिन उस लड़की को टॉर्चर किया जाता था घर वाला द्वारा। एक दिन लड़की के मौसी और मौसा आया हुआ था। जब लड़की के साथ ऐसा टॉर्चर हो रहा था, तब लड़की की मौसी जो है लड़की के माँ को कहती है, देख मेरे पास, मेरा तो कोई संतान नहीं है, यानी वो उनके पास कोई बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं हुई थी, क्यों ना मैं सारला को साथ में ले जाऊँ और मेरे साथ ही रहूँगा, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन ये सारला कुछ भी नहीं कहती थी। सारला खामोश रहती थी, एकदम चुप चुप रहती थी। तभी जो है माँ बाप परमिशन देता है, ठीक है ले जाओ, ऐसे ही तो हम लोग चाहते थे ये घर से चले जाए। सारला को रहकर सारला की मौसी और मौसा अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सारला किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सारला चाहती थी कि वो खुद काम करे, उसका गुजारा वो खुद करे।
इसलिए मौसी और मौसा को कहती है, जो मुझे किसी जगह पे काम पर लगवा दो। तो आखिरकार लड़की जिद करने के बाद, सारला जिद करने के बाद, मौसी और मौसा जिस जगह पे काम करने जाते थे, वहाँ पे एक धनी व्यक्ति का फार्म हाउस में, उस इलाका में बहुत सारे औरतें, बहुत सारे आदमी सब काम किया करते थे। उस फार्म हाउस में बहुत तरीके का काम करवाया जाता था। पत्थर तोड़ना से लेकर कढ़ाई का काम, सिलाई का काम, सारे काम करवाया जाता था। जो जिस काम में माहिर है उसको वो काम दिया जाता था। मौसा मौसी भी वहीं जाते थे। तो उस लड़की सारला को भी लेकर जाने लगा। सारला को भी पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। हाथ में, दोनों हाथों में ग्लव्स पहनते और उसके बाद पत्थर तोड़ने लगते। कुछ दिन तो तकलीफें हुई, कुछ दिन दिक्कतें हुई, लेकिन आखिरकार वो लड़की भी सारे लोगों के साथ पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन फार्म हाउस में काम करते थे। उस फार्म हाउस में देख रेख करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे, उसी गांव का रहने वाला। सारे लोग उसे काका कहते थे। ये पूरा फार्म हाउस जिनका था, उनका 2 बेटा होता है। बेटा, एक बड़ा वाला बेटा जो है शादीशुदा होता है, वो अपनी पत्नी के साथ, अशोक नाम होता है, अशोक अपनी पत्नी के साथ दूसरी शहर में रहता था। पैसा वाले की बात है। छोटा बेटा जो है वो किसी बाहर जाकर पढ़ाई कर रहा था। तब तक उम्र उसकी जो है, उम्र जो है 18 से 19 साल होता है। नाम होता है राहुल। राहुल अब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो घर आता है। करीब काफ़ी दिनों बाद वो घर आता है। हॉस्टल में रहा करते थे। पिता जो होता है, फार्म हाउस के जो मालिक होता है, विनोद नाम होता है, उनके पास कई सारे फैक्ट्रियाँ हैं, कई सारे जगह है, अलग अलग जगह में अलग अलग काम होता है। इसीलिए विनोद जो है हमेशा काम में बिजी रहता था। और इस इलाका में जो फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस को देख रेख करने के लिए उस काका को रखा गया था। बड़े ईमानदार, बड़े साफ इंसान था विनोद। वो इधर उधर किया करते थे, अलग अलग शहर में उनका बिजनेस से चलते थे। अब राहुल आ जाता घर पर छुट्टी पर, पढ़ाई खत्म होने के बाद। अब राहुल आने के बाद अपने माँ के साथ घर पर रहा करते। लेकिन 2-4 दिनों जाने के बाद राहुल को अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो शहर में पले बड़े हैं और यहाँ घर में आके एकदम सुनसान, अकेलापन महसूस कर रहा था। तो अपने माँ को बार बार कहता, माँ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तभी माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, तुझे अगर यहाँ अकेलापन महसूस होता है तो हम लोग का एक फार्म हाउस है, उस जगह पे जा और जाके अपने फार्म हाउस को देख, घूम, उधर सारे लोग काम करते हैं, उसको पर नज़र रख। अब राहुल ना चाहते हुए भी एक बार माँ के कहने पर वो जाता है फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे जाने के बाद उसका दिल लग जाता है। देखता है कि कई सारे लोग काम करते हैं, सब अलग अलग किस्म के काम किया करते हैं। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, आखिर उनका पिता का था। फिर जो वहाँ के जो मैनेजमेंट के तौर पर था काका के पास पहुँचता है। काका उन्हें जानते थे, लेकिन काका को ये नहीं जानता था। बस इतना सुना था, एक काका है, बुजुर्ग इंसान जो देख रेख करता है। अब वो अपने केबिन में बैठा हुआ था काका, तो राहुल वहाँ पर जाता है। काका पहचान जाता है, जो ये छोटे मालिक है। राहुल को बिठाया जाता है। अब लोगों को नहीं पता कौन है नहीं है। तो राहुल गौर करता है, सारे लोग काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है, सिलाई का काम करता है, कढ़ाई का काम हो रहा है, पूरे फार्म हाउस में कटाई का काम हो रहा था, साफ सफाई का काम हो रहा था। तो राहुल गौर करता है, राहुल को सारी चीज काका एक एक करके बताता है। राहुल जो भी पूछ रहा था, अब राहुल को वहाँ अच्छा लगने लगा लोगों के बीच में। तो राहुल देखता है कि इन्हीं में से सारे औरतें भी काम कर रहे हैं, इसमें छोटे भी है, बड़े भी है, लेकिन सारे औरतें जो है ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं। लेकिन उसमें से एक लड़की जो है, सफ़ेद कपड़े पहनी हुई कम उम्र की लड़की, हाथ में ग्लव्स पहन के पत्थर तोड़ रही है। और जब टिफिन का वक्त होता है, यानी खाने का वक्त होता है, तब सारे औरतें एक जगह में बैठ के खाना खा रही होती है। लेकिन ये जो सफ़ेद कपड़ा पहन के लड़की थी, वो अलग जगह में बैठती है और शाम होते ही वो घूंघट ओढ़ लेती है। यानी कोई भी अगर सामने आते हैं उनके सामने, तो वो घूंघट ओढ़ लेती है। वो काफ़ी समय से उसे फॉलो कर रहा था। आखिरकार उसके बारे में काका से पूछा, जो काका, ये जो लड़की है सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई है, ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है? सबसे अलग बैठती है कि कोई किसी को नहीं देख रहा हो जो उसके साथ बात कर रही है, वो चुपचाप रहती है, खामोश रहती है, खाने के टाइम में भी सबसे अलग बैठती है।
तो काका ने कहा बेटा ये विधवा है, इसीलिए सफ़ेद कपड़ा पहना है। अब ये राहुल जो है शहर में रहता था, इसे ये सब नहीं पता था, गाँव का रीति-रिवाज़। विधवा इतना पता था, जो पति मर जाने के बाद विधवा हो जाता है वो महिला, फिर उसके बाद सफ़ेद कपड़ा धारण कर लेती है, पहनावा। तो ये सब काका से पूछा करते थे, काका सारी चीज़ बताता है और काका ये भी बताता है, जब राहुल पूछा जाता तो सारे लोगों के साथ ये क्यों नहीं खाती और घूंघट क्यों ओढ़ लेती, तब इस पे काका कहता है बेटा ये जो है ना विधवा को सारे लोग अपशगुन मानते हैं, उनका अगर चेहरा देख लेते हैं तो उनका दिन खराब हो जाता है, इसीलिए वो सबसे अलग रहती है और किसी की नज़र ना पड़े उसके ऊपर, तो इसीलिए वो घूंघट ओढ़ लेती है। ये सुनने के बाद राहुल को बहुत बुरा लगा। राहुल कहता है ये कैसा बर्ताव है, वो भी एक इंसान है, हम लोग जैसा इंसान है, वो भी इंसान है। काका आपको क्या लगता है? तो काका कहता है बेटा मैं तो ये सब नहीं मानता, मैं तो उसे अपना बेटी के जैसा समझता हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, मैं तो ये सब नहीं मानता, मेरा तो कोई काम रुकता नहीं उसका चेहरा देखने पर। ये काका बात बताता है राहुल को। तो राहुल कहता है काका मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, अब उसे पत्थर तोड़ने का काम क्यों दिया, इतना कठिन काम, कम उम्र की लड़की, उसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तो काका कहता है बेटा उसके मौसी और मौसा आकर के कहने लगा जो इसे पत्थर तोड़ने का काम दिया जाए, तो हमने लगवा दिया, हमने उतना ज़्यादा पूछा नहीं और वो भी खुशी खुशी से कर दी है, उसको किसी से कोई शिकवा नहीं है। तो अभी अगर तो राहुल कहता है तो इसे दूसरा काम दे दीजिए ना। तो इसमें काका कहता है देखो बेटा इतना दिन काम करने के बाद अगर मैं उसे कहूँगा जो पत्थर तोड़ने का काम छोड़ दो, तुम दूसरा काम करो, तो हो सकता है उसे बुरा लगे, वो पूछे क्यों आखिर ऐसा क्यों, तो एक काम करो तुम कह देना। लेकिन राहुल यहाँ कहता है देखिए काका मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए जो ये मेरा पापा का फार्म हाउस है। तो काका कहता है ठीक है बेटा किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन जब वो सारला काम पर आती है, राहुल वहाँ पे मौजूद रहता है। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा जो एक लड़का और आया है, शायद काम का देखभाल के लिए आया है, क्योंकि काका के पास बैठा जो रहता था और गांव का नहीं था, किसी को नहीं पता था ये फार्म हाउस के मालिक का छोटा बेटा है। तो दूसरा दिन जो है राहुल उस विधवा के पास जाते हैं, जैसे ही जाते वो घूंघट ओढ़ लेती है। तो राहुल कुछ ना कह के वो वहां से चले आते हैं। चले आने के बाद थोड़ी देर में वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। जब चीखती है कोई नहीं आता है, आखिरकार राहुल जाता है और काका जाता है और उसके मौसी आती है, जो सारला की मौसी उसी फार्म हाउस में काम किया करता है। तब पता चलता है कि सारला ने अपने ही हाथ को हथौड़ा मार दिया, जिसके चलते उसके खून बह रहा था। तभी ग्लव्स निकालता है उसके मौसी को, ग्लव्स निकालने के बाद उसे एक जगह पर ले जाता है और कहता है ये दवा लगा ले, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सब कुछ रहता है। फिर उसके बाद राहुल उसके करीब जाता है, तब तक सब लोग काम पे लग चुके थे, वो बैठी हुई थी, हाथ में चोट जो आई थी। फिर राहुल जाता है, अब उस सारला ने फिर से अपना घूंघट ओढ़ लेती है। राहुल कहता है जो आप ये पत्थर तोड़ने का काम मत करो, आप एक काम करो, दूसरा ही काम किया करो, आपको और क्या काम आता है। अब राहुल जब ऐसा कहा तो सारला ने कहा देखिए मुझे सिलाई का भी काम आता है और पत्थर तोड़ने में क्या तकलीफें हैं। तो राहुल कहने लगा आपके हाथ पे चोट आई है, कल से आप ये काम मत किया करो, आपके हाथ में देखो क्या हो गया, आपके हाथ में छाले पड़ गए। तो सारला कहने लगा ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है और सिर्फ हमारे हाथ पे छाले नहीं, बाकी सारे लोगों के हाथ पे छाले पड़ गए, देखिए ना, इसीलिए तो ग्लव्स पहनना पड़ रहा है। लेकिन राहुल कहता है देखो नहीं, मैं नहीं चाहता तुम ये पत्थर तोड़ने का काम करो और तुम कल से सिलाई का काम किया करो, तुम्हें सिलाई का काम आता है। तो सारला कहने लगती है, सर हिलाती है, हाँ मुझे सिलाई का काम आती है। और राहुल ये भी कहता है अच्छा तुम घूंघट क्यों ओढ़ के रखती हो। तो सारला खामोश रहती, कुछ जवाब नहीं देती है। राहुल वहां से चले आते हैं। दूसरा ही दिन आते राहुल, सारला भी आती है। अब राहुल रोज आने लगा उस फार्म हाउस में, कोई जबरदस्ती नहीं था, फिर भी वो आने लगता था, उसे अच्छा लगता था लोगों के बीच में। सारला आती है। सारला अब राहुल से पूछते हैं जो साहब, क्योंकि ये नौजवान लड़का था, तो साहब मुझे कहाँ काम करना है। आप बोले थे पत्थर तोड़ने का काम नहीं करो, तो सिलाई का काम करो, मुझे सिलाई का काम आता है।
तो राहुल कहता है जो जिस जगह पे उस केबिन में सिलाई का काम होता है वहाँ पे जाओ, मैं आता हूँ, मैं आके बात करता हूँ। सारला वहाँ पे जाती है, लेकिन जाने के बाद जितने भी सारे लोग थे उस सिलाई फैक्ट्री में, सारे लोग सारला की तरफ देखने लगते, तो सारला तुरंत जो है घूंघट ओढ़ लेती है। अब जैसे ही घूंघट ओढ़ती है तो सारे लोग समझ जाते हैं कि विधवा आ गई, अब इसका मनुष्य चेहरा देखना पड़ेगा, इसीलिए सारला घूंघट ओढ़ लेती। फिर राहुल आ जाते हैं पीछे से। राहुल उसे एक मशीन में बिठाता है सिलाई का काम के लिए, लेकिन घूंघट होने की वजह से उसको तकलीफें हो रही थी। राहुल समझ जाता है। राहुल कहते हैं घूंघट आप हटा दीजिए, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो सारे लोग कहने लगा नहीं, वो घूंघट नहीं हटा सकते, फिर उसका चेहरा हम लोग को दिखाई देगा। तो राहुल थोड़ा गुस्सा होता है, जो चेहरा दिखाई देगा तो क्या हुआ, ये भी इंसान है, आप लोग के जैसा इंसान, हमारे जैसा इंसान है ये भी। तो सारे लोग कहने लगा देखिए, आप अगर जिद करेंगे तो हम लोग यहाँ से सब चले जाएंगे, आप इन्हीं से काम कराइए। क्योंकि राहुल तो कहा नहीं था और काका को भी मना किया था जो मत बताना, इन लोग को भी नहीं पता था ये छोटे मालिक है, इसीलिए वो लोग रोप झाड़ने लगा। तो राहुल सोचा रे ये तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया। सारला बेचारी चुपचाप बैठी रही। तभी सारला को बुला लेते राहुल, जो ठीक है तुम यहाँ आओ, तुम्हें और कोई काम आता है। सारला कहती है साहब जाने दीजिए ना, मैं पत्थर ही तोड़ लेती हूँ, सारे लोगों को तकलीफें हो गई। तो सारला ये भी कहती है जो मुझे कढ़ाई का भी काम आती है। तभी जो है राहुल सारला को कहता है और काका को कहता है जो एक ऐसा कोई रूम है जहाँ पे ये अकेली काम कर सकती है। तो काका कहता है हाँ, एक रूम बंद पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो उस रूम की मैं ताला खोल देता हूँ, सारला वहाँ पे काम करेगी, वहाँ पे कोई जाते आते नहीं है। तो सारला को वो रूम दिया जाता है, काका ताला खोल देता है, क्योंकि काका भी सारला को बहुत बेटी जैसे मानती थी और इन लोग का जो व्यवहार है सारला के साथ सारे लोग करते थे, काका को भी बुरा लगता था। अब जब राहुल कह रहे हैं, छोटे मालिक कह रहे हैं, तो काका भी राहुल का साथ देते हुए सारला को रूम की चाबी दे देते हैं। अब सारला उस रूम में कढ़ाई का काम किया करते हैं। और ये फार्म हाउस का नियम था, जो सुबह आए शाम तक काम करे और शाम तक जितने भी पैसे का काम होता है सबके हाथ में दिया जाता है। पहले काका देता था, अब धीरे धीरे राहुल भी देने लगा। सब लोग आते, पैसा थमाते ले जाते, सारला भी आती। सारला कभी भी हाथ से पैसा नहीं लेती थी। सारला कहती थी, क्योंकि वो विधवा थी, उसे शगुन मानते थे सब लोग, वो अगर छू लेगा तो उसके सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यही सब नियम चलता था। तो सारला हमेशा कहती थी जो टेबल पे पैसा रखिए। अब ये राहुल को समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन पूछ लिया, जो आखिर सारे लोग पैसा हाथ से लेते, तुम टेबल पे क्यों रखवाते हो, फिर वहां से उठाते हो। तो सारला फिर से वही कहा, जो अगर मेरा टच हुआ तो आपको अपशगुन होगा, आपका काम सारे बिगड़ जाएगा। राहुल सोचने लगा ये क्या सब यहाँ पे चल रहा है, ये क्या एक इंसान के साथ, एक विधवा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। राहुल को और ज्यादा गुस्सा आता है और इस सारला के ऊपर प्यार आ रहा है। सारला बेहद ही खूबसूरत थी, जवान थी, भली विधवा थी लेकिन जवान थी। वो 15 साल उम्र थी। धीरे धीरे राहुल को सारला से प्यार हो जाता है। अब हर वक्त वो सारला के ध्यान रखते, ख्याल रखते, सारला से बातचीत करते। राहुल सारला को भी अब अच्छा लगने लगा, जो कोई तो है जो उससे खुल मिलकर बात करता है। उस कंपनी मौसी मौसा के अलावा काका और चौथा व्यक्ति जो होता है राहुल, सबसे खुल मिल के इससे बात करने लगे। अब इसी सिलसिला कई दिन तक चला। फिर धीरे धीरे राहुल जो है सारला से और भी बातचीत करने लगा। और एक दिन राहुल कहने लगा, जो तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। सारला कहने लगा नहीं, मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता है। क्यों आप पूछ रहे हो ये सब। तो राहुल कहने लगा जो वो थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना जरूरी है। तो सारला कहने लगी अब क्या जिंदगी में पढ़ना लिखना, बस ऐसे ही जिंदगी गुजर जाए, खत्म हो जाए, इसी में हम खुश है, जैसे गुजर रहे बस ऐसे ही गुजर जाए। राहुल कहता है तुम्हारी जिंदगी पूरी पड़ी हुई, तुम अभी 15 साल की हो, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हो जाएगी। सारला कहती मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है साहब, मैं 7 साल की उम्र में मेरी शादी करवा दिया गया और मुझे ये भी नहीं पता था किससे शादी करवाया, मेरा पति का नाम क्या था, वो दिखने में कैसे थे, ये भी मुझे नहीं पता थी। मैं छोटी बच्ची थी और 15 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में मैं विधवा हो जाती हूँ। अब मैं 15 साल की हूँ।
अब ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चल रही है, लोगों का ताना सहते-सहते। राहुल थोड़ा गुस्सा होता है लोगों के ऊपर और कहने लगा, ये लोगों का कहना है, लोग तो ताना देते ही है, लोगों को क्या समझ है, क्या वो लोग जानते हैं। जैसे हम लोग इंसान हैं, वैसे तुम भी एक इंसान हो। तो सारला कहने लगे, साहब इतना भी हमदर्दी मत जताइए, अगर लोगों को पता चले तो हमें इस काम से भी निकाल दिया जाएगा। तो राहुल कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें इस फार्म हाउस से निकाला जाए। अब दोनों के बीच में बातें होने लगा। जब भी आते राहुल सारला के रूम पे एक बार ज़रूर जाते और सारला से बातचीत करते। एक दिन सारला खाना खा रही थी, तब राहुल पहुंच जाता है। सारला हड़बड़ा के उठ जाती है। उठ जाने के बाद राहुल उसके करीब बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या साथ में हम खा सकते हैं? अब सारला एकदम चौंक सी जाती है, 2 कदम पीछे हो जाते हैं और राहुल से कहने लगता है, साहब आप ये क्या कह रहे हो? कोई अगर देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। राहुल कहने लगा, कोई मुसीबत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहने वाला। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो बोलो? मैं आज टिफिन लाने में भूल गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ? सारला कहती है, आप खा लीजिए, मैं तो खा चुकी हूँ। क्योंकि सारला अपने लिए खाना लाई थी, राहुल जानते थे। तभी जो है राहुल नहीं खाता। राहुल कहता है, अगर तुम जब तक मेरे साथ खाओगे नहीं तब तक मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? आखिरकार सारला ना चाहते हुए भी राहुल की जिद के आगे वो आके बैठती है, घूंघट उठती है और एक निवाला लेती है। फिर दोनों साथ में पहली बार खाते हैं। एक विधवा कई साल बाद किसी के साथ बैठ के खाना खा रही थी। खाना खाया, उस दिन शाम को आया। जैसे शाम होती है सारे लोग पैसा लेने आते, सारे एक एक करके पैसा लेने आई। सारला के हाथ में थोड़ा काम था तो इसलिए लेट हो गया। राहुल भी इंतजार कर रहा था जो सारला अभी तक क्यों नहीं आया। फिर सारला आती है और सारला से पूछा जाता है, तुम्हारा इतना लेट क्यों हुआ? तो सारला कहने लगी, थोड़ा काम था इसीलिए उसको निपटाना था, इसीलिए लेट हो गई। अब सारला पैसा लेने के लिए टेबल पे नहीं रखवाते, हाथ से ही लेती थी वो। राहुल जबरदस्ती उसके हाथ में थमाता था। अभी आदत सी बन गई तो हाथ आगे करता है, पैसा देता है और राहुल एक बात कहता है, जो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मानोगे मेरी बात? सारला कहने लगी, क्या बताइए? तो राहुल कहने लगा, कल से मैं तुम्हारे रूम पे 1 घंटे के लिए आना चाहता हूँ, बुरा मत समझना। मैं तुम्हें कुछ पढ़ाना चाहता, तुम पढ़ना चाहोगे? सारला की आंखें भर आती हैं। सारला कुछ कह नहीं पाती है। तब राहुल कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल आते टाइम कुछ किताबें लेके आऊँगा, तुम्हारा काम का पैसा इसमें से नहीं काटा जाएगा। तो सारला कहने लगी, आपको फीस क्या देना पड़ेगा? तो राहुल कहने लगे हंसते हुए, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा खाना लेके आना, हम दोनों साथ में खा लिया करेंगे, यही हमारा फीस रहेगा। सारला वहाँ से चली जाती है। अब सारला मनी मन में खुश रहने लगे। किसी को उस फार्म हाउस में किसी को नहीं पता था जो राहुल इस कंपनी का, मतलब इस फार्म हाउस का मालिक का छोटा बेटा है। धीरे धीरे अब राहुल सारला के बिना नहीं रह पा रहा, तो उसे देखे बिना। फिर एक दिन काका से वो सारी बात करता है राहुल, जो काका मुझे ऐसा लगता है सारला से मुझे प्यार हो गया। तो काका भी समझ गया था पहले से, लेकिन काका कहता है, बेटा बात तो सही है लेकिन समाज इसको कभी नहीं मानेंगे। राहुल कहता है, मुझे समाज से क्या लेना काका, मैं तो बस सारला से प्यार करता हूँ, सारला को अपनाना चाहता हूँ। तब काका कहता है, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तुम बात करके देखो, सारला किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी, वो बहुत खुददार लड़की है। तो एक दिन मौका आता है, अभी रोज का आना जाना था राहुल को सारला के रूम पे। एक दिन जाते हैं और सारला से अपने प्यार का इजहार कर बैठते हैं। जैसे प्यार का इजहार करते हैं तो सारला चौक से उठती है और कहते हैं, साहब आप ये क्या कह रहे हो? रोने लगती है, जो अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारे तो ऐसे जीना मुश्किल है और मुझे मार मार के मार ही डालेंगे वो लोग इस बात को सुनने के बाद। तो राहुल कहता है, जो लोग क्या कहेंगे यही सोच के तुम जिंदगी ऐसी खत्म कर दोगे क्या? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तब सारला कहती है, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे घर के हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए हो, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती।
और मैं प्यार कर ही नहीं सकती किसी को, मैं एक विधवा हूँ और इस विधवा का कोई भविष्य नहीं है, बस ऐसे ही गुजरना है। सारला ये सारी बात कहती है राहुल को। राहुल चुपचाप खड़ा रहता है वहाँ पे। आखिरकार सारला वहाँ से चली जाती है। उस रूम से निकल के अपने मौसा और मौसी के पास चले जाते हैं जहाँ पर पत्थर तोड़ रहे थे वो लोग। राहुल थोड़ा टाइम खड़ा रहने के बाद वो अपने कमरे में आ जाते, अपने रूम पे आ जाते, केबिन में। अब राहुल सोचने लगा जो आखिर सारला को कैसे समझाया जाए। फिर ये बात राहुल सोचता है क्यों ना उसके मौसी को कहा जाए। मौसी से कहते हैं तो मौसी भी उसे कहता है बेटा मैं भी तो चाहती हूँ जो मेरी बेटी ये मेरी बहन की लड़की है, मैं भी चाहती हूँ इसका कोई हमसफर रहे, लेकिन विधवा की शादी नहीं होता बेटा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे बारे में तो हम लोग जानते भी नहीं। ये सारी बात सारला के मौसी से करता है राहुल, लेकिन अपने पहचान नहीं देता है और काका को भी मना करके रखा था। फिर कई दिन बीत जाता है। अब राहुल पहले जैसा नहीं रहता, बहुत दुखी दुखी रहता था। सारला जब भी आती है राहुल के तरफ देखती है, राहुल भी उसके इंतजार करता रहता है, उसके तरफ देखता है। बातचीत होना बंद हो चुका था। पहले हाथ से पैसा लिया करता था, अब हाथ से पैसा लेना भी बंद कर दिया था राहुल जब से प्यार का इजहार किया था सारला से। अब राहुल को भी बुरा लगने लगा जो मेरी बात का इसको इतना ज़्यादा तकलीफें पहुंची। एक दूसरे को देखते नहीं थे, लेकिन चुप चुप के देखता जरूर था दोनों के बीच में। राहुल तो प्यार करता ही था, इजहार भी कर चुका था, लेकिन सारला के मन में भी राहुल के लिए प्यार था, लेकिन वो मजबूर थे। आखिरकार राहुल उस जगह पर आना बंद कर देता है जिस जगह पर फार्म हाउस पर। जब फार्म हाउस पे नहीं आता सारे लोग पूछते रहता है जो वो क्यों नहीं आ रहे, जो लड़का था काम छोड़ दिया क्या। अब सारला भी कुछ दिन उसका इंतजार किया, उसके आंखें ढूंढती रही, किसी से उस बारे में पूछ भी नहीं सकते थे। अब सारला भी फिर उसी फार्म हाउस में जैसे रहती थी वैसे रहने लगी। कोई तो उसके चाहने वाला था जो उसे बात करता था, लेकिन अभी वो बात भी बंद हो गया। काफी समय गया जाने के बाद अब राहुल अपने घर में रहता था। घर में रह रहकर वो बीमार पड़ गया, इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि उसकी माँ परेशान हो उठी। अब जब माँ परेशान उठी, सुनीता नाम होती है राहुल के माँ का नाम सुनीता। अब सुनीता बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं, दिखाते अपने बेटे को, लेकिन कोई सुधार नहीं। आखिरकार एक दिन सुनीता को सारे बात पता चलती है। जो राहुल एक फार्म हाउस में काम करने वाला एक विधवा से प्यार करने बैठे और उसी के इनकार से राहुल की जिंदगी ऐसा हो रही है। यानी राहुल जब प्यार का इजहार किया, क्योंकि काका से सब कुछ पता कर लिया था, काका ने सब कुछ सुनीता को बताया था। राहुल जब बीमार पड़ा था काका को पता चला था, काका आया भी था। जब काका से पूछा गया सुनीता द्वारा जो काका आखिर क्या बात है, राहुल का कुछ हुआ है क्या वहाँ पे फार्म हाउस पे, राहुल इतना ज़्यादा बीमार क्यों है, वो चिंतित क्यों रहता है, वो खाना वाना ठीक से नहीं खाता है। जब वो बीमार था, नींद के हालत में वो सारला सारला कर रही थी, तब काका से सुनीता पूछती है काका ये सारला कौन है, क्या आप जानते हो कोई सारला। काका सारी बात सुनीता को बता देते हैं। जो सारला एक विधवा है, हमारी फार्म हाउस में काम करता है और छोटे साहब उस पर प्यार कर बैठे, उसे प्यार का इजहार भी किया। सारे लोग हम लोग ने समझाया, लेकिन राहुल बाबा उसे बहुत प्यार करते हैं, उसने इनकार कर दिया। सुनीता पूछा क्या उसे पता है, काका ने बताया हाँ उसे इजहार किया तो उसने इनकार कर दिया, बहुत अच्छी लड़की है वो। काका ने सुनी उस सारला का भी तारीफ किया, सारी बात बताया। अब यहाँ बेटा का हालत और दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। तभी एक दिन सुनीता काका के जरिए उस सारला को बुलाया भेजा। सारला को एक दिन काका कहता है बुलाता जो तुम्हें मालकिन ने बुलाया। अब सारला डर जाती है। सारला को लगने लगा हो सकता है जो लड़का आया था मेरा शिकायत कर दिया होगा। काका से पूछता है सारला क्यों मालकिन ने बुलाया है। काका कहता है मुझे नहीं पता बेटा, तुम जाओ जाकर मिलो। एक दिन शाम से पहले ही, बल्कि 3-4 बजे तक सारला फार्म हाउस से मालकिन के पास मिलने आती है। आने के बाद
कि सारला घूंघट उठ कर रखी थी। सुनीता उसके तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा ही नाम सारला है? कहने लगे, हाँ मेरा ही नाम सारला है। जो मालकिन आपने क्यों बुलाया? सुनीता कहती है, तुम्हें कुछ दिन तक मेरे घर पर रुकना पड़ेगा, कुछ काम है, घर पर तुम्हें रुक कर काम करना पड़ेगा। तो सारला कैसे कहती है, जो ये कैसे हो सकता है, मैं विधवा हूँ और आपके घर में रहूँगा, आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी तो आपको अपशगुन होगा। तो सुनीता कहती है, कैसे बच्चों जैसे बातें करते हो, तुम भी औरों जैसा मुझे समझने लगी, मैं ऐसा ये सब नहीं मानती। ये पांचवा इंसान था सारला के लिए, मौसा मौसी काका और उस राहुल के बाद अब इस सुनीता का कहना है जो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी विधवा का चेहरा देख लेने से अपशगुन होता है। तो फिर आखिर सुनीता सारला से कहने लगे, तुम रहोगे कि नहीं? अब मालकिन की ऑर्डर है, मालकिन के हुक्म है। तो सारला कहने लगे, ठीक है मैं रह लूँगी, लेकिन मैं कुछ कपड़ा वपड़ा लेके आती हूँ घर से। तो सारला ये भी पूछती है, जो काम क्या है यहाँ पे, मुझे क्या करना पड़ेगा? तब सुनीता कहती है सारला को, जो मेरा एक बेटा है जो शहर से आया हुआ है, वो बीमार है, उसके देखभाल के लिए तुम्हें देखभाल करना पड़ेगा। सारला कहती है, ठीक है। तो कहाँ है आपका बेटा? ऊपर का कमरा दिखाया जाता है, उस कमरे में है। सारला उस कमरे में जाते ही उसके पैर तले जमीन खिसक जाती जब उसे देखता है। वो बेटा कोई और नहीं, राहुल होता है। इसे देख के उसे चक्कर आने लगता है। अब उसे समझ में आया, ये छोटा मालिक था, छोटा मालिक उसे प्यार कर बैठे थे। अब उसे सारला को लगने लगा, जो मुझे साजिश के तहत शायद बुलाया गया, मुझे सजा दी जाएगी। तब वो दौड़ती हुई फिर सुनीता जी के पास आती है और कहने लगती है, मालकिन मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप मुझे सजा दीजिए। मुझे नहीं पता था ये आपके बेटे हैं, छोटे मालिक हैं। इन्होंने बताया नहीं था, किसी को नहीं पता था जो छोटे मालिक है। तो सुनीता कहते, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें उसके देखभाल के लिए बुलाई हूँ। तो सारला रोने लगती है। तब सुनीता उसे चुप कराती है, जो तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ सजा देने वाली नहीं हूँ। मैं इसीलिए तुम्हें बुलाई हूँ क्योंकि काका से मुझे पता चला राहुल तुमसे ज़्यादा बात किया करता था फार्म हाउस में, और वो नींद की हालत में तुम्हारा नाम लिया करता है। इसीलिए मुझे लगा जो हो सकता है तुम उसके पास रहोगे, तुम उसका देखभाल करोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? सारला के पास कोई जवाब नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार सारला मान जाती है, फिर से राहुल के कमरे में जाता है। जैसे ही राहुल के कमरे में जाता है, राहुल को आहट होती है जो सारला आई है। राहुल आँख खोलते हैं, आँख खोलने के बाद सारला को देखती है सामने। देखने के बाद वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैठने की ताकत भी खत्म हो चुका था, इतना ज़्यादा बीमार हो गया था। तब कहने लगा, सारला तुम आ गई हो, अच्छा हुआ आ गई हो, नहीं तो मैं मरने से पहले अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे अनजाने में गलती हो गई, जो मैं तुम्हारे दिल की बात ना जान के मैं तुमसे प्यार का इजहार कर बैठा। अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सारला रोए जा रही थी और कहने रही थी, मालिक, छोटे मालिक, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे नहीं पता था आप छोटे मालिक हो, नहीं तो मैं आपसे बात भी नहीं करती। राहुल कहता है, यही तो, इसी वजह से तो मैं बीमार हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? और तुम अचानक मुझे छोटे मालिक क्यों कह रहे हो? तुम तो पहले मुझे राहुल जी कहते थे, मेरा नाम लिया करते थे। सारला कहती है, जो मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? आप हमारे मालिक हो, तो मैं आपका नाम नहीं ले सकती। तो राहुल कहता है, यानी तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें माँ ने बुलाया है ना, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? इसमें सारला रोने लगती है, कहने लगती है, मैं करूँ तो क्या करूँ राहुल जी? तब पहली बार नाम लेती है, राहुल जी आप बताइए। राहुल कहता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ ही दिनों में राहुल के अंदर सुधार आ जाता है। जैसे ही सुधार आता है, माँ भी खुश। यहाँ सुनीता समझ जाती है, जो सारला ही वो लड़की है जो मेरे राहुल को जिंदगी दे सकता है। कुछ ठीक होने के बाद जब सारला सुनीता से कहते हैं, जो माँ जी आप, मैं जा सकता हूँ क्योंकि राहुल जी तो अब ठीक हो गए।
तो सुनीता कहती है, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? तब सारला जो है इनकार कर देती है, नहीं मालकिन, ये तो मेरे लिए सोचना भी पाप है, मैं एक विधवा होकर मालिक से कैसे प्यार कर सकती हूँ। इनकार कर देते हैं, वो चले जाते हैं। राहुल जब तक ठीक हो गया था, राहुल अपने माँ से पूछता है, माँ सारला कहाँ गई? तो कहने लगा, बेटा तुम ठीक हो गए इसीलिए सारला वो अपने मौसा मौसी के पास चले गए। राहुल फौरन उस जगह पर पहुंचता है, मौसा मौसी के घर के पास। घर में देखता ताला लगा हुआ है, काका के घर जाता है, काका से पूछताछ करता, काका कहता है जो हाँ वो लोग काम पे चले गए, लेकिन सारला कहाँ है? तो कहने लगा, सारला तो बेटा पता नहीं, सारला कब आई तुम्हारे घर से? तो कहने लगे अभी थोड़ी देर पहले। बोला अभी तक तो नहीं पहुंचा। राहुल को यहाँ चिंता होने लगा, ऐसा ना हो रहा सारला कुछ गलत कदम उठा ले। लेकिन थोड़ी देर में सारला को दिखाई देता है रास्ते में। राहुल थोड़ा खुश होता है, राहुल सारला के पास पहुंचता है और सारला से कहता है, जो तुम क्यों चले आए, क्या हो गया? सारला कहती है, अब मैं यहाँ पे काम भी नहीं कर सकता और यहाँ रह भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे मार डालोगे। राहुल थोड़ा खामोश हो जाता है, आंखें नीचे करके और सारला की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाकी तुम मुझे मारना चाहते हो इसीलिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो ना। तुमको सारी दुनिया की परवाह है, लेकिन मेरी परवाह नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ तुम ये कभी पूछा भी नहीं और तुम जानने का भी कोशिश नहीं किया। सारला कहती है, आप क्या चाहते हो मुझे पता है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती। राहुल कहता है, जोर लगाता, क्यों नहीं कर सकते हो? राहुल सारला का हाथ पकड़ते हैं, एक विधवा का हाथ पकड़ते हैं रास्ते पर। सारला जबरदस्ती हाथ छुड़ा लेता है, राहुल वहां से चले जाते हैं। राहुल थोड़ा गुस्से में जाता है और सारला को कह के जाते हैं, तुम्हारा वही जिद है ना, तुम देखना मेरे मरने के बाद ही तुमको चैन आएगी। वो घर चले जाते हैं। फिर से सारला को बुलाया जाता है, सारला कि सुनीता दरा राहुल के घर फिर से सारला जाती है। इस बार सारला और राहुल बातें कर रहा था सुनीता के सामने। राहुल कह रहा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब सारला के पास कोई जवाब नहीं था। सारला कहे तो क्या कहे, बताए तो क्या बताए। राहुल एक डिब्बी लेके आता जिसके अंदर सिंदूर होता है, जबरदस्ती सारला के मांग भर देता है। सारला वहां से रोते हुए चले जाते हैं। अब ये मंजर जो है, तब तक राहुल के पिता सब कुछ देख लेता है, विनोद नाम होता है। चिल्लाता है, चीखता है राहुल को, ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? राहुल कहता है, पापा मैं इससे प्यार करता हूँ। विनोद कहता है, ये विधवा है पागल, समझ, तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? सुनीता को भी फटकारता है, तुम्हारे सामने ये सारे कुछ हो रहे हैं। तब सुनीता कहते हैं, अगर राहुल को बचाना है तो सारला से ही उसका शादी करवाना पड़ेगा, नहीं तो राहुल मर जाएगा। दोनों बाप बेटे में बहुत कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद आखिरकार राहुल घर छोड़कर चले आते हैं। अब यहाँ सारला जब घर लौट रही थी, मांग में सिंदूर था। सारे लोग देखते हैं, जो ये क्या हो गया, सारला के मांग में सिंदूर। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी पीछे पीछे राहुल भी आ जाता है। आने के बाद सारे लोगों को कहता है और सारे लोगों को पता चलता है, जो ये राहुल जो है, जो विनोद जी है फार्म हाउस के मालिक, उनका बेटा है, छोटे मालिक है ये। सारे लोगों को पता चल जाता है। तो सारे लोगों का हिम्मत नहीं होते जो राहुल से बात करे, क्योंकि मालिक है वो। लेकिन सारला को सारे लोग सबके निगाह पे देखने लगे। सारला घर में जाके दरवाजा बंद कर देते अपने मौसा और मौसी के। राहुल जाते हैं, सारला को समझाने की कोशिश करता, लेकिन सारला दरवाजा नहीं खोलते। राहुल कुछ समय रुकने के बाद राहुल भी चले जाते काका के घर, क्योंकि वो अपने घर छोड़ चुका था विनोद, उनके पापा से झगड़ा करके। कुछ दिनों बाद विनोद का बड़ा बेटा यानी राहुल का बड़ा भाई अपने पत्नी के साथ घर आते हैं। घर आने के बाद ये सारी बात पता चलता है। अशोक नाम होता है, अशोक भी अपने पापा को समझाते हैं, जो इतना दिनों बाद राहुल घर लौटा है, घर लौटने के बाद अगर उसको किसी से प्यार हुआ है तो आप क्यों रुकावट बन रहे हो। अशोक की पत्नी भी अपने ससुर को समझाते हैं, लेकिन ससुर समझने के नाम ही नहीं ले रहा था। कह रहा था, जो तुम लोग को क्या हो गया, वो एक विधवा से प्यार करता है। सारे लोग समझाते, जो विधवा है तो क्या, वो भी तो एक इंसान है। यहाँ अशोक अपने पापा को समझाते, अशोक का पत्नी समझाते हैं, और अशोक के माँ जो सुनीता, राहुल के माँ और अशोक की माँ भी समझाते हैं, लेकिन विनोद नहीं समझता। कुछ समय बीतता है।
राहुल जो है उस काका के घर में ही रहने लगता है। वहाँ सारला जो है अपने मौसा मौसी के साथ ही रहती है। वो अब घर से निकलना बंद कर दिया था, लोगों का ताना सह रहा था। लोग ताना देते देते उसके पागल से हालत हो गई थी उसका, सुनिए सारला का। तब जो है सारला कुछ दिनों बाद अब लोगों को पहचानना भी भूल गया था। एक दिन राहुल मिलने के लिए गया था, लेकिन सिंदूर उसने मिटाया नहीं था। राहुल एक दिन मौसा मौसी के घर में जाता है और सारला से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मौसा मौसी कहता है वो किसी से मिलना नहीं चाहता बेटा। राहुल जोर देता है, तब जाके मौसा मौसी कहते हैं वो किसी को पहचानता नहीं, वो किसी को पहचानता नहीं, तो आप यहाँ से चले जाओ तो अच्छा है। ये सुनने के बाद राहुल को बहुत तकलीफ होती है। राहुल खिड़की से झांकता है, देखता है कि सारला घर के अंदर कभी हंस रही है तो कभी रो रही है। सिंदूर लगा हुआ, सिंदूर नहीं मिटाई थी। राहुल को बड़ी तकलीफें होती है। राहुल जाकर फार्म हाउस में बहुत चिल्लम चिल्ली करता है, गुस्से में सब लोगों को धमकाता है। सब लोगों को कहता है आप लोग इंसान नहीं हो, इंसान के नाम पे सब हैवान हो, जानवर हो आप लोग। एक जीते जागते लड़की को आप लोग पागल बना दिया। ये सारी बात कहकर वो लौट रहा था, तभी विनोद उस राहुल का पापा जो है फार्म हाउस में था। राहुल को ये कहते हुए देखते हुए सुना और विनोद बाहर आके कहने लगा राहुल अभी भी वक्त है बेटा, घर लौट आओ। लेकिन राहुल कह देता है नहीं, मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगा जब तक तुम लोग ने सारला को अपनाओगे नहीं। ये कह के राहुल चला जाता है। फिर उसके बाद विनोद इस बारे में सोचने लगा। घर में अभी वो भी चिंता करने लगा, सोच में डूबा रहता था। तभी राहुल का बड़ा भाई, राहुल का भाभी सुनीता बार बार विनोद को समझाते थे। आखिरकार विनोद मान जाता है। विनोद मानने के बाद कहता है अशोक को, अपने बड़े बेटे को, जा राहुल को मना कर ला और मैं सारला से उसका शादी करवाना चाहता हूँ। जब सारला के शादी करवाना चाहता तब घर वाले को पता चलता है जो सारला तो पागल हो गई, सारे लोगों ने उससे पागल कर दिया। राहुल ने एक बार विनोद से मिलता है, अपने पापा से मिलकर ये सारी बात बताता है। जो उसके पागल करने के पीछे आपके हाथ है। अगर आपने अपना लिया होता तो आज सारला पागल नहीं होती। विनोद को बहुत पछतावा हुआ। वाकई उसने सोचा हो सकता है सारला को पागल करने के पीछे कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। कुछ समय बीता, आखिरकार राहुल का साथ पाते सारला धीरे धीरे ठीक होने लगा। जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हुआ, राहुल का शादी जो है सारला से बड़ी धूमधाम से विनोद करवा देते हैं। करवा देने के बाद राहुल और सारला उसी घर में, राहुल के घर में, विनोद के घर में छोटी बहू, छोटी मालकिन के रूप में रहने लगते हैं। सारे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जितने भी लोग उसे ताना देते थे सारला को, जितने भी लोग उसके मजाक उड़ाते थे, सारे लोग खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। ये था वो पूरी कहानी जो जम्मू एंड कश्मीर का था। मुझे इस कहानी को भेजा है साजिया जी ने। उन्होंने कहा इस कहानी के ऊपर आप वीडियो बना। ये कहानी तो बहुत लंबी थी, फिर भी मैंने शॉर्टकट में बताने की कोशिश किया, लेकिन शायद मेरे चैनल में फिर भी ये बहुत लंबी वीडियो बन गई। तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत कट कुट करना पड़ा, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश किया। अगर कुछ गलतियाँ हो तो उसे आप नज़रअंदाज कीजिएगा। साजिया जी, आप जानते हो इस कहानी में कहाँ थोड़ा मैं कट किया, तो आप देख रहे हो कितनी लंबी वीडियो हो गई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।